हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास हमारी वंशागति विभिन्नता के आधार पर, यह हमारा विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत इस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वंशागति और विभिन्नता को समझने के लिए हमने इससे पहले वंशागति क्या है, विभिन्नता क्या है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि अनुवांशिक लक्षण किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। जो शब्द मैं बोल रहा हूं, इस ट्रांसफर जो हो रहे हैं लक्षण, इसको बताने वाले कौन थे। कैसे हमने जाना कि हाँ, हमारे जो लक्षण है, हमारे माता पिता के ही लक्षण हमारे अंदर आते हैं। 50% लक्षण माता के, 50% लक्षण पिता के हमारे आने वाली संतानों में आते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए आज हम जो टॉपिक की चर्चा करेंगे या जिस व्यक्ति विशेष की चर्चा करेंगे, उन्होंने ही वंशागति और विभिन्नता के बारे में समझाने को हमको प्रयास किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्नता और वंशागति के अध्ययन हेतु मेंडल के प्रयोग। यहां पर एक शब्द आ गया, मेंडल। मेंडल एक वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत बड़े एक वैज्ञानिक रहे अपने समय में, और उद्यान गार्डनिंग करने का इनको शौक था। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है तो आप इसको बुक्स के आधार पर इसको आप अध्ययन कर सकते हैं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल के परिचय के संदर्भ में अभी हम विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। तो ये मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर इस चीज को सिद्ध किया और प्रयोग किए और उसमें सफल भी हुए। तो आइए हम इनके प्रयोगों के बारे में आज चर्चा करते हैं, ताकि हमको इसके पश्चात जो क्लासेस होंगी, जिसमें हम एक संकरणी क्रॉस, द्विसंकरणी क्रॉस, त्रिसंकरणी क्रॉसों का अध्ययन करेंगे। कि और अध्ययन संकरण का अर्थ है कि अलग अलग लक्षणों को एक साथ मिलाकर के जो बनने वाली संतान किस प्रकार की बनेगी, ये सब प्रयोग मेंडल ने हमको करके बताए हुए हैं। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मेंडल के ऊपर, मेंडल के सिद्धांतों के ऊपर है, मेंडल के प्रयोगों के ऊपर है। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हल्का सा, यहां उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, और उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर प्रयोग किए। अपने प्रयोगों को उन्होंने एक पुस्तक में लिखा। लेकिन उस समय, जिस समय यह जीवित थे, उस समय इनके जो प्रयोग थे, उनके प्रयोगों पर लोगों का ध्यान नहीं गया। लोगों ने उनके प्रयोगों पर उतना ज्यादा ध्यानाकर्षण नहीं हुआ। लेकिन इनके न रहने के पश्चात डार्विन की पुस्तक आई, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में इनके जो सिद्धांत थे उन्हीं के बारे में उसमें भी वर्णन किया गया। फिर धीरे धीरे जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए हुए थे, लोगों को वो उन चीजों पर भरोसा होते गया, लोगों ने उसको स्वीकार कर दिया और मेंडल सफल हुए। तो मेंडल के सफलता में उन्होंने कई प्रकार से अपने प्रयोगों को प्रूव करते हुए उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करके उन्होंने अपने सफलता के उनके कारण बना मटर का पौधा। तो दिमाग में एक बात यहां पर यह आती है कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, मटर के पौधे में ऐसी क्या विशेषता थी। तो जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए तो प्रयोगों में उनको सफलता क्यों मिली, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाने का आपको प्रयास किया हुआ है, जो 60 एवं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है कि मेंडल की सफलता का कारण क्या था। तो बोलता है मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने, मतलब इस सफलता का पहला कारण कि मेंडल ने जिस पौधे का चुनाव किया, किस पौधे का चुनाव किया, तो मटर के पौधे का चुनाव किया। तो उन्होंने इस पौधे पर, पौधे के एक ही लक्षण, अब लक्षण को आप आधार मान सकते हैं रंग का, उनकी आकृति का, बीज का, गोल बीज था कि झुर्रीदार बीज था, बौना था कि लंबा था, ये उसके अलग अलग लक्षण है। तो मतलब एक ही समय में वह एक ही लक्षण का अध्ययन या प्रयोग किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों का पहला जब संकरण कराया, जब माता और पिता
दोनों से उत्पन्न जो फैक्टर है उनके आधार पर जो संतान पैदा हुई वो कहलाती है पहली पीढ़ी। अब पहली पीढ़ी का जब फिर से अपने जनकों के साथ संकरण कराया जाता है तो उसको बोलते हैं दूसरी पीढ़ी, F2, सेकेंड जनरेशन। तो बोलता है मेंडल ने अपने प्रयोगों को सेकेंड पीढ़ी अर्थात दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और इससे आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन करते गए, अर्थात संकरण कराते गए और क्या क्या लक्षण आते गए उनको अपनी रिकॉर्ड बुक उन्होंने नोट करते गए। बोलता है उन्होंने ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। मेंडल ने ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध है। आनुवांशिक रूप से शुद्ध होने का मतलब यह है कि उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वह अपने माता पिता से बिल्कुल मिलती जुलती ही होगी, ऐसे आनुवांशिक लक्षण वाले, मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्हीं को बोलता है आनुवांशिक रूप से शुद्धता की बात की उन्होंने। मेंडल शुद्ध लक्षण वाले पौधों को उन्हें अलग उगाया, इनमें किसी अन्य लक्षण का इसलिए देखो बोलता है जो शुद्ध लक्षण वाले पौधे थे उन पौधों को उन्होंने अलग उगाया। क्यों अलग उगाया उसे कारण बताया है, क्योंकि अन्य लक्षण यदि मान लो हम किसी एक लक्षण पर प्रयोग कर रहा है तो दूसरे लक्षण का पर परागण कहीं उस पौधे पर मत हो जाए जिससे हमको जो आने वाले जो लक्षण आने वाला है उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो जाए या दूसरा लक्षण उसमें प्रवेश ना कर पाए। इसी कारण उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग से उगाया। यही उनकी सफलता के महत्वपूर्ण कारण थे। अब उन्होंने यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसे अभी मैंने बात की कि उन्होंने एक लक्षण को लेकर के, तो लक्षण ये हैं तने की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों का रंग, फली का रूप, फली का रंग, बीज की आकृति और बीजों का रंग, ये अलग अलग लक्षण यहां पर दिए हुए हैं। इन लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोग करते गए। उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया, मटर, उद्यान मटर, क्योंकि उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था मेंडल को, तो वह गार्डन में ही मटर के पौधे को उन्होंने चुनाव किया। तो मटर का पौधे को उन्होंने चुना, या उसको हम कहें उद्यान मटर, जो उद्यान में जो मटर था उस मटर के ऊपर उन्होंने अपना प्रयोग करना प्रारंभ किया। क्यों उन्होंने मटर का पौधा लिया, यह भी एक कारण है। यह भी एक प्रश्न उठता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, दूसरे भी पौधों का चुनाव कर सकता था। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि मटर का पौधा मैंने इसलिए चुना क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वह 1 वर्षीय पौधा होता है, मतलब 1 साल के पश्चात वह बीज से 1 साल में परिपक्व हो जाता है। तो मटर का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है, इसको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। पहला कारण पी अर्थात मटर को लेने का। दूसरा कारण बोलता है मटर की अनेक प्रजातियां होती हैं, मटर की अनेक प्रजातियां होती हैं जिनमें विभिन्न विभिन्न लक्षणों को वैकल्पिक रूप से हमको देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे वैकल्पिक लक्षणों के रूप में बोलता है, हो सकता है किसी मटर में गोल बीज मिल जाए, उसके कोई और दूसरा मटर है उसमें झुर्रीदार बीज मिल सकते हैं। फिर कोई एक ऐसा मटर का पौधा चुना जिसमें लाल पुष्प पाए गए, कई मटर के पौधे ऐसे थे जिसमें सफेद पुष्प पाए गए। देखो अलग अलग लक्षण यहां पर देखने को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उसने मटर का पौधा चुना। कहीं पर उसको लंबे मटर का पौधा प्राप्त हुआ, कहीं पर बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो इसके कारण उनको वैकल्पिक लक्षण जो प्राप्त हो रहे थे किसमें मिल रहे थे, मटर के पौधे में मिल रहे थे। तीसरा कारण बोलता है मटर के पौधे का चुनाव होने का कारण कि मटर का जो पौधा था उसमें प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्रिया होती है। किसमें, मटर के, मतलब स्वपरागण मतलब हमको नहीं कराना पड़ता, स्वपरागण उनमें होता है। उसके जो नर एवं मादा जो जननांग है, मादा है, वह एक नाव जैसी आकृति में, मटर का तो आपने देखा ही होगा फली कैसी लगती है, तो बोलता है मटर के पौधे में नर एवं मादा जननांग एक नाव जैसी या एक नौका जैसी आकृति में क्या होते हैं, बंद होते हैं। स्वपरागण या निषेचन की जो क्रिया होती है बोलता है वह एक नौका या नाव जैसी आकृति में बंद होते हैं। पर परागण न होने के कारण प्रयोग के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित जटिलता नहीं आती। मतलब दोनों एक ही उसमें बंद है तो मतलब पर परागण क्रिया तो हो ही नहीं सकती।
मतलब उन्हें किसी प्रकार का अवांछित कोई फैक्टर भी आकर उनको इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने मटर के पौधे का चुनाव किया। नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, मटर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मटर का पौधे का चुनाव क्यों किया? क्योंकि मटर के जो पौधे में नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात मटर का जो पौधा है वह उभयलिंगी होता है। और एक यहां पर उसने कारण और उसने चुना मटर के पौधे का कि एक निषेचन के कारण मटर का जो पौधा है वह कैसे होते हैं? समयुग्मजी होते हैं, होमोजाइनस समयुग्मजी होते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो प्रमुख लक्षण हैं वह लक्षण हमेशा बने हुए रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को प्राप्त नहीं होता है। और एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है जो परीक्षा में कोई इंपॉर्टेंट भी होती है, 2 नंबर का प्रश्न आता है या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। विपुंसन किसे कहते हैं? विपुंसन किसे कहते हैं? तो बोलता है मटर के पौधे को सिलेक्ट करने का उसका कारण था कि मटर का कोई एक कली है, मटर के पौधे में कोई कली निषेचन के लिए जब तैयार होती है तब सावधानी पूर्वक उसकी जो नौका जैसी आकृति है जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों रहते हैं, तो बोलता है उस नौके जैसी आकृति को चिमटी की सहायता से खोल करके उनके पराग कोषों को बाहर निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसी क्रिया को बोलते हैं विपुंसन की क्रिया कहा जाता है। यही क्रिया विपुंसन की क्रिया कहलाती है। इसीलिए मटर का पौधे का चुनाव किया, क्योंकि जैसे मान लो एक जैसा लक्षण आ रहा है, अब हमको दूसरा लक्षण चाहिए तो उसके नौका को चिमटी की सहायता से खोल करके दूसरे लक्षण वाला पराग कण उसके अंदर पहुंचा दिया जाएगा, तो जो निषेचन होगा नए प्रकार के नए लक्षण वाला बीज, नए लक्षण वाला पौधा तैयार हो सकता है। इसलिए मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव किया। अब यहां पर टेबल के आधार पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मान लीजिए उन्होंने तने की लंबाई को देखा, तो उसने जब संकरण कराया, एक संकरणी क्रास में एक लक्षण लेगा। जब हम आगे की क्लासों में अध्ययन किएंगे कि एक संकरण क्रास किसे कहते हैं, द्विसंकरण क्रास किसे कहते हैं, 3 संकरणी क्रास किसे कहते हैं, तो जब एक संकरणी क्रास मतलब एक एक लक्षण लेगा, एक पौधा ऐसा लेगा जिसका तने की लंबाई देखेगा कि एक मटर के पौधे में एक पौधे के कैसा है, लंबा है, तो दूसरा पौधा कैसा है, बौना है, इन दोनों के बीच में वह संकरण करा कर देखेगा। संतान जो बनेगी वो कैसी बनेगी, प्रभावी है कि अप्रभावी, इन दोनों में से कौन सा प्रभावी है, तो ये जब संकरणी क्रास होगा तो उस द्वारा हम समझेंगे। दूसरा बोलता है पुष्पों की स्थिति एक उन्होंने देखा कि जो पुष्प अक्ष में लगता है और दूसरा अग्रस्त लगता है। अच्छी स्थिति और अग्रस्त शीर्षस्थ, उसी को हम बात करते हैं। ऐसे पौधों को उन्होंने चुनाव किया। पुष्पों का रंग एक मटर के पौधे में बैगनी रंग देख रहा है, दूसरे मटर के पौधे में सफेद रंग देख रहा है, दोनों के बीच में उसने संकरण क्रॉस करा के देखेगा। तो बनने वाली संतान जो होगी, बनने वाला जो नया मटर का पौधा होगा, उसमें किस प्रकार का पुष्प खिलता है, बैगनी खिलता है कि सफेद खिलता है। इसी प्रकार फली का रूप, फूली हुई फली और सिकुड़ी हुई है, उसी को एक शब्द में बोलता है संकीर्णित फली। इनके बीच में संकरण करा के देखेगा। संकरण करा के देखा उन्होंने, किसने, मेंडल ने। तो जो बनने वाली संतान कैसी बनेगी, फूली बनेगी कि संकीर्णित बनेगी, तो यहां पर मैंने ऊपर लिखा है प्रभावी मतलब पहले बनने वाली संतान कैसी बन गई, फूली बन गई। तीसरा बोलता है फली का रंग हरा और पीला, इसी बार बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार और बीजों का रंग पीला और हरा। इनके मतलब एक मटर का पौधा ऐसा जिसमें बीज का रंग कैसा है, मान लीजिए येलो है, दूसरे में कैसा है, ग्रीन है, मतलब स्मॉल लेटर वाला हम ले लेते हैं। तो इनके बीच में कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, संकरण करा के देखा तो बनने वाली संतान में कैपिटल प्रभावी था, स्मॉल अप्रभावी था। मतलब कैपिटल किसका था, पीला। बनने वाली जो संतान बनी कैसी बनी, पहली पीढ़ी में बोलता है बनने वाली संतान कैसी बनी, पीले रंग का, मतलब उसमें जो बीज बने कैसे बने, पीले रंग के। लेकिन उसमें फैक्टर किसका उपस्थित था, साथ में हरे का भी था। मतलब जो सेकंड पीढ़ी होगी, जो सेकंड पीढ़ी के साथ संकरण कराया जाएगा तो निश्चित रूप से पीला भी आएगा और
हरा भी आएगा सेकेंड पीढ़ी में। ये चीजों को प्रूव करके हमको किसने बताया? मेंडल ने बताया। जो हमको वंशागति को समझने में हमको आसानी हुई, उसके प्रयोगों के आधार पर हमने वंशागति को समझा, विभिन्न वेरिएशन को समझा, और उसके आधार पर किस प्रकार का जीन, गुणसूत्र, फैक्टर, गुणसूत्र की उपस्थिति, जीन्स की उपस्थिति, कारकों की उपस्थिति, प्रभाव, अपूर्णता, पूर्णता, इन सब चीजों के बारे में हमको समझने में मेंडल के प्रयोग के द्वारा ही वंशागति को समझने में हमको आसानी प्राप्त हुई। तो मेंडल का विशेष योगदान था किस वंशागति का और विभिन्नता के अध्ययन का चुनाव या समझाने में। तो निश्चित रूप से मेंडल के इनके आधार पर हम मेंडल के जो प्रयोग थे, मेंडल की सफलता के जो कारण थे, मेंडल ने जिन जिन लक्षणों को लिया उनको मैंने आपको समझाया हुआ है। इसको इस वीडियो को देख करके आप इसको जरूर समझेंगे, और कल नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें हम एक संकरणी क्रॉस, द्विसंकरणी क्रॉस और बहुसंकरणी क्रॉस को समझाने का आपको प्रयास करेंगे। थैंक यू।